नमस्कार बच्चों, आपका 12वीं कक्षा विषय व्यवसाय अध्ययन भाग 1 से दूसरे अध्याय प्रबंध के सिद्धांत में स्वागत है। बच्चों, इस अध्याय के अधिगम के उद्देश्य इस प्रकार हैं। इस अध्याय के अध्ययन के उपरांत आप प्रबंध के सिद्धांतों का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व को समझ सकेंगे तथा प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री फ्रेडरिक विंसलो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों एवं तकनीकों को समझ सकेंगे तथा इसके साथ ही दूसरे प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों को विस्तार से जान सकेंगे। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं प्रबंध के सिद्धांतों के अर्थ से। चलिए सर्वप्रथम जानते हैं सिद्धांतों का क्या अर्थ होता है। प्यारे बच्चों, सामान्य शब्दों में सिद्धांत वे कथन हैं जो किसी तथ्य के बारे में आधारभूत सत्य को प्रदर्शित करते हैं। सिद्धांत ही हमें सोचने और कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अतः प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध क्षेत्र के अनेक विद्वानों जैसे हेनरी फ्योल, F.W. टेलर व जेम्स डी मूनी द्वारा अपने वर्षों के अनुभवों के आधार पर स्थापित किए गए कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो कि कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं तथा प्रबंधकीय कार्य करने और निर्णय लेने के लिए दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रबंध के सिद्धांत ऐसे ही रातों रात खुद ही नहीं बन गए। पहले समस्याएं उत्पन्न हुई, फिर उनके समाधान का प्रयास किया गया तथा इसी प्रयास में अनेक शोध कार्य संपन्न हुए और अंत में उनके समाधान ढूंढ लिए गए और इन समाधानों को ही हम सामान्य मार्गदर्शक और निर्देशों के रूप में सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की उत्पत्ति 2 चरणों में हुई। नंबर 1, अवलोकन के आधार पर। इस पद्धति के अंतर्गत प्रबंधक किसी कार्य के दौरान बार बार उत्पन्न होने वाली किसी समस्या का गहनता से विश्लेषण करता है और उसके कारणों की खोज करता है एवं उसका उपयुक्त समाधान ढूंढता है। उदाहरण के तौर पर कार्य विभाजन के सिद्धांत से हमें यह ज्ञात होता है कि किसी कार्य को विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार ही कार्य देना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इस सिद्धांत का उद्गम उस समय हुआ होगा जब प्रबंधकों ने ऐसा महसूस किया होगा कि कार्य विभाजन से कार्यकुशलता में वास्तव में वृद्धि होती है। नंबर 2, प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर। प्रबंध के शोधकर्ता प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने और उनकी वैधता की जांच करने के लिए प्रयोग अथवा परीक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शोधकर्ता 2 समूह ले सकते हैं जिसमें एक समूह किसी एक ही अधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण में हो और दूसरा समूह 2 या 2 से ज़्यादा अधिकारियों के पर्यवेक्षण में हो। इन दोनों समूहों द्वारा एक निश्चित अवधि में किए गए कार्य का विश्लेषण करके यह देखा जा सकता है कि वह समूह जिसमें केवल एक ही उच्च अधिकारी है दूसरे समूह से अपेक्षाकृत अच्छा कार्य कर रहा है। इसी के आधार पर प्रबंध के विचारकों ने आदेश की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया होगा। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। नंबर 1, सर्वप्रयुक्त। प्रबंध के सिद्धांत सर्वव्यापक हैं। यह सभी प्रकार के छोटे बड़े व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक, निजी एवं सार्वजनिक संगठनों पर एक समान रूप से लागू होते हैं। यह सिद्धांत किसी संगठन में किस सीमा तक प्रयुक्त हो सकते हैं, यह संगठन की प्रकृति, व्यावसायिक कार्यों, परिचालन के पैमाने आदि बातों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए श्रम विभाजन का सिद्धांत सभी प्रकार की क्रियाओं और सभी प्रकार की संस्थाओं में व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है। नंबर 2, सामान्य मार्गदर्शन। प्रबंध के सिद्धांत भौतिक एवं रसायन शास्त्रों के सिद्धांतों की भांति कठोर नियमों वाले नहीं हैं। यह किसी कार्य को करने के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। सभी प्रबंधकीय समस्याओं का 100% समाधान इनसे प्राप्त हो ही जाएगा, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन इन सिद्धांतों के महत्व को कम करके भी आंका नहीं जा सकता, क्योंकि छोटे से छोटे दिशा निर्देश भी किसी समस्या के समाधान में सहायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किन्हीं 2 विभागों में कोई विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है तो इससे निपटने के लिए प्रबंधक संगठन के व्यापक उद्देश्यों को प्राथमिकता देकर उस विरोधाभास को समाप्त कर सकता है। नंबर 3, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। प्रबंध के सिद्धांत पेशेवर लोगों के सामने उपस्थित हुई अनेक समस्याओं के परिणाम हैं। पहले समस्याएं उत्पन्न हुई, फिर उनके सामने समाधान का प्रयास किया गया तथा इसी प्रयास में अनेक शोध कार्य उत्पन्न हुए। उदाहरण के लिए आदेश की एकता के सिद्धांत का उद्गम तब हुआ होगा
जब दो समूहों में कार्य कर रहे कर्मचारियों में उस समूह के कर्मचारियों का निष्पादन बेहतर पाया होगा जो कि केवल एक उच्च अधिकारी से ही आदेश प्राप्त करते हों। नंबर 4, लोचशीलता। प्रबंध के सिद्धांत लोचशील होते हैं तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार प्रबंधक इनमें सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए श्रम विभाजन का सिद्धांत छोटी फर्मों पर उस हद तक लागू नहीं किया जा सकता जितना कि बड़ी फर्मों पर लागू किया जा सकता है। नंबर 5, मुख्यतः व्यवहारिक। प्रबंध के सिद्धांतों का लक्ष्य मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना होता है, इसलिए प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। एक और जहां कार्य विभाजन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, अनुशासन जैसे सिद्धांत कर्मचारियों के व्यवहार को नियंत्रित करने में प्रबंधकों की मदद करते हैं, तो दूसरी ओर मानवीय व्यवहार का एक जटिल प्रकृति का होने के कारण कभी कभी प्रबंध के सिद्धांत सीमित रूप में ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं। नंबर 6, कारण व परिणाम में संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं जिससे कि उन्हें बड़ी संख्या में समान परिस्थितियों में उपयोग किया जा सके। यह हमें बताते हैं कि यदि किसी एक सिद्धांत को एक परिस्थिति विशेष में उपयोग किया जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण कार्य को अनेक भागों में बांट दिया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार कार्य सौंप दिया जाए तो निश्चित रूप से कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। यह काम का बंटवारा कारण है और कार्यक्षमता में वृद्धि उसका परिणाम। प्रबंध के अन्य सिद्धांत भी इसी प्रकार कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। नंबर 7, अनिश्चित। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग अनिश्चित होता है अथवा समय विशेष की मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को कुल काम का एक विशेष हिस्सा ही बार बार सौंपा जाना चाहिए ताकि उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके। लेकिन यदि एक ही काम को बार बार करने से वह ऊब चुका है तो इस सिद्धांत को लागू करने से लाभ प्राप्त नहीं होगा बल्कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अतः प्रबंध के सिद्धांतों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना पड़ सकता है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब हमारा अगला टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। बच्चों, प्रबंध के सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वह प्रभावी प्रबंध के लिए नींव प्रदान करते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का पालन करते हुए प्रबंधक लोगों के साथ व्यवहार करते समय आधारभूत गलतियों से बच सकता है। प्रबंध के सिद्धांतों द्वारा प्रबंधक विश्वासपूर्वक अपने कार्यों के परिणामों का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। नंबर 1, प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। यह सिद्धांत विभिन्न प्रबंधकीय स्थितियों के अंतर्गत प्रबंधकों के ज्ञान, योग्यता और समझ को बढ़ाते हैं। यह सिद्धांत एक प्रबंधक को बताते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में उसे कैसे काम करना चाहिए ताकि पूर्ववर्ती प्रबंधकों द्वारा की गई गलतियां दोबारा ना हों। इस प्रकार ठीक समय पर मार्गदर्शन हो जाने से संसाधनों के अपव्यय में कमी आती है और परिणामों को मितव्ययी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2, संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। प्रत्येक संगठन में भौतिक व मानवीय संसाधनों का प्रयोग होता है। हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि प्रबंध का काम कुछ और नहीं बल्कि संसाधनों का अपव्यय रोकना तथा इनका अनुकूलतम उपयोग करना है, और ऐसा तभी संभव है जब प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवहार में लाएं। आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार एक समय पर एक कर्मचारी का एक ही बॉस होना चाहिए। एक से अधिक बॉस होने पर वह ठीक से काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण मानवीय संसाधनों का अपव्यय होगा। अतः यदि एक संस्था चाहती है कि मानवीय संसाधनों का सदुपयोग हो तो उसे इस सिद्धांत का पालन करना ही होगा। नंबर 3, वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय का अर्थ है एक संतुलित निर्णय। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि प्रबंधक वैज्ञानिक अर्थात संतुलित निर्णय ले सकें। प्रबंध के सिद्धांतों के अभाव में प्रबंधकों को भूल एवं सुधार पद्धति अर्थात ट्रायल एंड एरर मेथड को अपनाना पड़ता है। इस पद्धति के अनुसार किसी कार्य या समस्या को जो पहले किसी भी ढंग से करना होता है तथा गलती होने पर किसी दूसरे ढंग से करना होता है। इस प्रकार जब तक भूल का सुधार ना हो जाए उसे करते रहना होता है। अतः बार बार भूल और सुधार की यह विधि उपयुक्त नहीं है तथा प्रबंधकों को सिद्धांतों की जानकारी के द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जाना उपयुक्त है, जिससे वह
वैज्ञानिक निर्णय लेने के लिए योग्य बनते हैं। नंबर 4, परिवर्तनशील वातावरण की आवश्यकता को पूरा करना। प्रत्येक व्यवसाय एक गतिशील वातावरण में काम करता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं तकनीकी पर्यावरण में परिवर्तन व्यवसाय के लिए अक्सर अनेक चुनौतियां खड़ी कर देते हैं। प्रबंध के सिद्धांत ही प्रबंधकों को संगठन में सही स्तर पर और सही दिशा में परिवर्तनों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए निर्देश की एकता का सिद्धांत यह बताता है कि एक जैसे उद्देश्य वाली सभी क्रियाएं एक ही प्रबंधक के निर्देशन में संपन्न होनी चाहिए। ऐसा करने पर प्रबंधक अपने अधीन हो रही सीमित क्रियाओं में हो रहे परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी रख सकता है। एक ही प्रबंधक के अधीन विभिन्न उद्देश्य वाली कई क्रियाएं किए जाने पर वह किसी भी क्रिया में हो रहे परिवर्तनों को भली प्रकार से नहीं समझ पाएगा और व्यवसाय के समुचित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। नंबर 5, सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करके उनके सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में मदद करते हैं। अधिक कुशल प्रबंधक अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित दामों पर तथा यथासंभव समय पर उपलब्ध करवा सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत केवल संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही दिशा निर्देशों के रूप में कार्य नहीं करते, बल्कि सिद्धांत सामाजिक दायित्वों के निष्पादन के लिए भी प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत कर्मचारियों के लिए पर्याप्त वेतन पर बल देता है और कर्मचारियों के हितों की देखभाल भी करता है। अतः प्रबंध सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में भी सहायता करता है। नंबर 6, प्रबंधकीय प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध विषय के ज्ञान का मूल आधार हैं। इनका प्रयोग प्रबंध के प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान के आधार के रूप में किया जाता है। आप यह तो अवश्य ही जानते होंगे कि प्रबंध संस्थानों में प्रवेश से पूर्व प्रबंध की परीक्षा ली जाती है और पेशेवर विषयों जैसे MBA, BBA आदि में प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रबंध के इन सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है। वास्तव में यह सिद्धांत ही प्रबंध में विशेषता लाते हैं एवं प्रबंध की नई तकनीकों के विकास में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए प्रबंध के सिद्धांतों के गहन अध्ययन के फलस्वरूप प्रबंधकों की दृष्टिकोण में आए परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए अनेक बड़ी कंपनियों ने शोध एवं अनुसंधान विभाग स्थापित किए हुए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उत्पादन, विपणन, वित्त आदि क्षेत्रों में अनेक नई पद्धतियां भी विकसित हुई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आपने प्रबंध के सिद्धांतों का अर्थ, इसकी विशेषताओं एवं महत्व को अच्छे से समझा होगा। गृह कार्य के रूप में आप प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताओं एवं महत्व को अपनी नोटबुक में बिंदुवार नोट करेंगे। प्यारे बच्चों, इस अध्याय के भाग 2 में हम प्रबंध विशेषज्ञ FW टेलर के द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।